ओके, आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो भी विजिबल है। और चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू बच्चे। जी, ये देखें बच्चे, मैं आप लोगों को पेरिटोनाइटिस के टाइप्स में बता चुका हूँ। इसके अलावा इंट्रापेरिटोनियल डिजीज में बच्चे आपको एक्सेस मिल सकती है, एसाइटिस मिल सकती है, दो तरह की, ट्रांसुडेटिव, एक्सुडेटिव। और मैंने अभी आपको बताया कि जो ट्रांसुडेटिव एसाइटिस होगी उसके अंदर हाई सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट होगा और एक्सुडेटिव में लो सीरम एसाइटिक एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट होगा। ये तो बहुत कॉमन सिनेरियो है जो कि मेडिसिन के पेपर के अंदर भी आपको आता होता है। उसके बाद बच्चे ट्यूमर्स हो सकते हैं और एडिशंस हो सकती हैं। ये पेरिटोनियम की डिफरेंट डिजीजेज हैं। और मेंटल डिजीज के अंदर बच्चे आपको हार्निया मिल सकता है, एडिशन मिल सकती है, टॉर्शन मैंने भी आपको बताई है, एडिशन के अंदर भी मैंने आपको एक पॉइंट बताया, और नियोप्लेसिया भी मिल सकता है। कैंसर तो आपने हर जगह डालना है ना, कैंसर तो हर टिश्यू का हो सकता है। और इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बच्चे, बेसिकली अगर आपको कभी भी एग्जामिनर ये पूछे ना कि इस डिजीज इस ऑर्गन की कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती हैं, तो आपने ना एक बात सोच के तो फिर आंसर देना है, ऐसे फौरन शुरू नहीं हो जाना। सोचना यह है कि हर ऑर्गन की दो तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, नियोप्लास्टिक डिजीजेस और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। बच्चे जब आप लोग, और तीसरी आप लोग जो सोच सकते हैं वो होती है ट्रॉमेटिक। ठीक है, तो अगर आप लोग ये तीन हेडिंग्स माइंड में रख के चलेंगे तो आप लोग डिजीजेस के नाम बनाते जाएंगे और बताते जाएंगे, आपके लोगों के डीडीज भी बनते जाएंगे। अच्छा, मीजेंटेरिक डिजीज के अंदर भी ट्रॉमा हो सकता है, स्कीमिया, इन्फ्लेमेशन, सिस्ट, नियोप्लेजिया। रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के अंदर बच्चे एक्सेस हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं आपके। ये सारे आपकी पेरिटोनियल डिजीजेस हैं। उसके बाद बच्चे, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने अभी आप लोगों के लिए जूम किया है कि पेरिटोनियल इन्फेक्शंस के पाथ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात बच्चे, आपको ये बताता चलूं कि ये आपके सर्जरी के पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी बात बच्चे, आपको ये है 2 मार्क्स का भी आ सकता है कि कोई से 4 लिखें और 4 से मुराद ये कि 0.5 का 1 बनेगा। दूसरा बच्चे, वाइवा के अंदर आपको अक्सर ये पूछा जाता है कि इस बंदे में ये इन्फेक्शन कहाँ से आया। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है कि पेरिटोनियल जो इन्फेक्शन है उसकी कॉज क्या है, वो कहाँ से चल के आ रहा है, तो आप कैसे रूट कॉज को डायग्नोज करेंगे। तो 5 जो पेरिटोनियल इन्फेक्शन में बच्चे देखिए, 5 तरह के पाथ है, पहले नाम देखिए। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल परफोरेशन हो सकती है किसी विस्कस की, किसी हॉलो ऑर्गन की, जैसे स्टमक है, अपेंडिक्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। नंबर 2 पे है ट्रांसम्यूरल ट्रांसलोकेशन, यानी कि इसके अंदर कोई आपको परफोरेशन नहीं मिली लेकिन बाकी ऐसी कंडीशंस मिली हैं जिसमें पूरी वॉल का इंफाक्ट है या कोई वॉल का लीजन है। ठीक है, ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट है। एक्सोजिनस कॉन्टेमिनेशन से मुराद ये है कि जैसे आपने ओपन सर्जरी किया है कोई, ठीक है, जैसे आपने ड्रेन्स डाले हुए हैं, जैसे कैथीटर डाला हुआ है, जैसे ट्रॉमा हो गया किसी को तो उसकी एक्सपोजर मिल गया कि बॉडी कैविटी का आउटसाइड इन्वायरमेंट को। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के इन्फेक्शन जो हैं वो, जैसे फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो इन कांटेक्ट होती है अपने ऑस्टिया के थ्रू, अपने ओपनिंग्स के थ्रू एब्डोमेन के साथ। साथ ही साथ बच्चे आपका हिमेटोजेनस स्प्रेड के अंदर आ सकता है सेप्टिसेमिया। अब आप लोग ये देखें कि आपको एमसीक्यू इसमें क्या आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स टू पेरिटोनियल इन्फेक्शन इज अ रेयर पाथ। तो आपके सामने ये बड़ा बड़ा, ये देखें, हम अपनी आंखों में इसको अभी ही इसको मेमोरी में सेव कर लेते हैं कि हेमेटोजेनस स्प्रेड जो है वो रेयर कॉज है पेरिटोनियल इन्फेक्शन होने की, उसके पार्ट के तौर पे। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे आप देखें, ये एक और टेबल इसने बताया कि पेरिटोनियल इन्फ्लेमेशन की कॉजेस किस किस तरह की हो सकती हैं। बिल्कुल बहुत कॉमन आपको ये क्वेश्चन आता है वाइवा के अंदर भी, वैसे भी। और बच्चे, अगर आपको कॉजेस नहीं पता होगी तो आप क्या सोचोगे, आप किस चीज की बेस पे अपना डायग्नोसिस बनाओगे, कॉजेस पता ही नहीं है तो इन्फेक्शियस कॉजेज हो सकती हैं जिसके अंदर आती हैं बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया जो वायरसेस जो होते हैं वो नहीं करवाते। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर आता है जीआईटी रिलेटेड बैक्टीरिया और नॉन जीआईटी रिलेटेड। फिर आते हैं केमिकल्स, जैसे बाइल हो गया, कोलिसिस्टाइटिस के अंदर रप्चर हो जाए गॉल ब्लैडर। एलर्जिक में आ गया, बच्चे ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, पास्ट पेपर्स में प्रॉफ में आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज ऑफ एलर्जिक पेरिटोनाइटिस। और इसके अंदर ऑप्शन दिए थे स्टार्च, ग्लूटेन और इस तरह के, मतलब डेक्स्ट्रिन, डेक्सट्रांस, इस तरह का ऑप्शन। तो याद रखना कि स्टार्च जो होता है दैट इज बेसिकली इनडाइजेस्टिबल, तो वो करवा सकता है। इसके अलावा आप ये देखें कि ट्रॉमा वो करवा सकता है, इस्कीमिया जो होता है वो करवा सकता है। और साथ ही साथ मिसलिनियस में बच्चे आप लोग देखेंगे फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर। फेमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर अभी आप लोग मत इसके ऊपर गौर कीजिएगा, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद बच्चे ये देखें आप लोगों के लिए दूसरा टेबल बेले का,
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से पेरिटोनाइटिस में इन्वॉल्व होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एस्चेरिशिया नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस है और 3 पे क्लेब्सिएला है। तो अब आप लोग ये देख लीजिए कि इसके अंदर अगर आपको कभी भी पूछा जाए, देखिए एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है और आपको वाकई में डेली लाइफ में भी है, डेली लाइफ में ना ऐसे मतलब अदर सोर्सेज जो हैं वो लेस कॉमन है। स्टैफिलोकोकस जो होता है वो प्रेजेंट कर सकता है, लेकिन बाकी जो है वो इतने मतलब नहीं, खासतौर पर बाहर मुल्कों में ज्यादा प्रेजेंट करते हैं वो ऐसे। तो ये देखें बच्चे कि आपको ये पूछा जाए कभी भी कि नॉन जीआईटी रिलेटेड बैक्टीरिया बताओ, तो आपने क्लैमाइडिया, नाइसीरिया और हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई लाजमी बताने हैं, जो बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट टेबल जो है जिसके अंदर आपको इसने हाईलाइट किया हुआ है कि क्लिनिकल फीचर्स पेरिटोनाइटिस के क्या हैं। जिन क्लिनिकल फीचर्स पे बच्चे मैं फोकस करने की कोशिश करूंगा, आपने उनको गौर से सुनना है। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि एब्डोमिनल पेन एक बहुत 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 कॉमन सिम्टम है पेरिटोनाइटिस का। ये बहुत ही रेयर चीज होगी कि किसी बंदे को पेरिटोनाइटिस हो और उसको पेन ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। पेरिटोनाइटिस जो होता है वो वाला बंदा, उसको पेन होता ही होता है। दूसरी बात बच्चे, आपको अगर फर्स्ट सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट को एक दफा रिकैपिचुलेट करता चलूं तो आपको ये याद होना चाहिए कि जो पैराइटल पेरिटोनियम होती है या पैराइटल प्लूरा होती है, जो जो पैराइटल पेरिकार्डियम होती है, इस सब की नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई वही होती है जो कि आपकी सोमेटिक यानी कि बॉडी वॉल की होती है। दूसरी चीज, और ये पेन सेंसिटिव होती हैं। दूसरी चीज बच्चे, जो आपकी प्लूरल विसरल प्लूरा होती है, विसरल पेरिटोनियम होती है और विसरल पेरिकार्डियम, तो इनकी नर्व सप्लाई ब्लड सप्लाई वही होती है जो कि अंडरलाइंग या कवरिंग, जो जिस विसरा को ये कवर कर रही होती है उसकी जो होती हैं, और ये पेन इनसेंसिटिव होती हैं। लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है कि जो आपके विसरल लेयर्स होती हैं मीजोथेलियम की, तो वो स्ट्रेच को रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर स्ट्रेच जो है वो ओवर स्ट्रेच में चेंज हो जाए तो ज्यादा फिर आपको पेन फील हो सकता है, वरना आपको पेन फील नहीं होता इतना। तो एब्डोमिनल पेन जो कि वर्सन हो मूवमेंट पे, कफिंग पे, डीप रेस्पिरेशन पे, किसी भी किस्म की स्नीजिंग पे, तो ये आपका पेरिटोनाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और आप ये याद रखिएगा, वर्सन का ये मतलब नहीं है कि आपने छींक मारी तो आपको दर्द हुआ, नहीं, दर्द आपको पहले से था। दर्द आपको बेसलाइन चल ही रहा था पेट में, लेकिन कफ करने से वर्सन हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है। उसके बाद बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, मैंने तो ये वर्ड जो है माइक्रोबायोलॉजी लिविंसन से सीखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स क्या होते हैं, बार बार उसने ये वर्ड लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अपसेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स बेसिकली वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिसकी बेस पे हम लोग इजीली जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये डिजीज कौन सी है, हम अपना क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं बना सकते। जैसे फीवर जो है वो उसकी हजार कॉजेज हैं, फीवर, हेडेक, मलेज, एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लैसीट्यूड, लेथार्जीनेस, प्रोस्ट्रेशन, ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स हैं। ये इसको अकम्पनी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको डायग्नोसिस में इतना ज्यादा हेल्प नहीं करते। ये आपको सिर्फ ये इस क्लू की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि कोई इंफेक्शियस कॉज मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। नंबर 2 पे बच्चे जीआई अपसेट के अंदर अगर आप आए, नंबर 3 पे, तो नोजिया जो होता है वो अक्सर औकात पेरिटोनाइटिस के साथ प्रेजेंट होता है। लेकिन जब भी आप उस बंदे से पूछेंगे कि उल्टी आई है, तो वो ज्यादा, मैंने जो अक्सर औकात, मैंने जो अभी जितना मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैंने जितने भी पेशेंट देखे तो उसके अंदर मैंने देखा अक्सर को उल्टी नहीं आती, लेकिन नौजिया रहता ही रहता है। ठीक है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि ऐसा भी हो सकता है कि फीवर ना हो, पायरेक्सिया एब्सेंट हो। इसके अलावा पल्स रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए पल्स रेट बढ़ने की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि पेशेंट ऑलरेडी पेन के अंदर है और एक डिस्ट्रेस के अंदर है, तो इसलिए उसको एंजाइटी की वजह से टैकिकार्डिया हो सकता है। मुझे आपका एक फ्रेंड रिपोर्ट कर रहा है कि मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं आ रही। अगर आप सब लोगों को नहीं आ रही तो मुझे इन्फॉर्म कीजिए, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है सिग्नल विग्नल का, किसी भी चीज का। अच्छा, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट देखें कि टेंडरनेस जो है वो प्रेजेंट हो सकती है। आप जब हाथ लगाएंगे पेशेंट के पेट के ऊपर तो उसको दर्द महसूस होगा। हाथ ऐसे लगाना है कि सिर्फ टच करना है, दबा दबा के आटा नहीं गूंदना उसके पेट पे, फिर तो उसको दर्द होगा ही ऑब्वियसली। मैंने अक्सर ये एचओस को करते देखा कि हाथ अंदर घुसाई जा रहे होते हैं पेट के अंदर। नो, यू जस्ट हैव टू टच हिम और हर सॉफ्टली, जेंटल टच आपने करना है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि गार्डिंग, रिजिडिटी, रीबाउंड टेंडरनेस भी प्रेजेंट हो सकती है। रीबाउंड टेंडरनेस बच्चे क्या होती है कि आपने जब हाथ लगाया तो दर्द उतना नहीं हुआ, जब आपने हाथ उठाया तो उसकी टीस उठती है और वो चीखता है कि अब मुझे दर्द हुआ है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस का भी ये फीचर होता है। लेकिन रीबाउंड टेंडरनेस जो है ये पेरिटोनाइटिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफा हो।
और अपेंडिसाइटिस के अंदर तो ये होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे पेन या टेंडरनेस ऑन रेक्टल या वेजाइनल एग्जामिनेशन। तो ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम लोग वैसे जो जिना हॉस्पिटल के मुतालिक बता रहा हूँ, हम लोग तो क्लिनिकली ये परफॉर्म नहीं करते। मतलब वेजाइनल एग्जामिनेशन तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता, रेक्टल वैसे ही किया जाता है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन जितने भी पेशेंट्स आते हैं जीआईटी के सिम्टम्स के साथ उनका किया जाता है। उसके बाद है बाउल साउंड जो है वो आपको रिड्यूस मिलती हैं, और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपके लिए, इसको नोट कर लीजिए कि रिड्यूस बाउल साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा सेप्टिक शॉक में वो बंदा जा सकता है, ठीक है, और मल्टी ऑर्गन डिस्क फेलियर में भी जा सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉड्स। मॉड्स, ठीक है। और मॉड्स जो है तो वो लेटर स्टेजेस पे डेवलप होता है। एक और बात यहाँ पे बताता चलूं कि आप लोग फाइनल ईयर के बच्चे हैं, अगर आप लोगों को सर्स का SIRS का एब्रीविएशन नहीं आता, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पास करना चाहिए। ये तो थर्ड ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, या आप लोगों की टिप्स पे होना चाहिए सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। बस आपको और कुछ पता है नहीं पता, ये इसका एब्रीविएशन पक्का पक्का आना चाहिए। पता तो खैर बहुत कुछ होना चाहिए इससे रिलेटेड, लेकिन ये एब्रीविएशन लाजमी आना चाहिए। चलो जी, उसके बाद बच्चे आप देखें। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा थोड़ी सी एग्जाम की मुतल्लिक भी बताता चलूं। बच्चे, जब भी आपका क्वेश्चन आएगा, आप लोग मैच्योर हैं, आप लोग फोर्थ ईयर के अंदर भी पेपर अटेम्प्ट करते आए हैं, तो याद रखिएगा कभी भी कोई क्लिनिकल सिनेरियो आए तो पहले अगर आपको वैसे तो देखें, आपको मैनेजमेंट का जो क्वेश्चन होता है ना, वो मैक्सिमम 3 मार्क्स का आता है यूएचएस में, 5 नंबर का नहीं आता। बहुत रेयर ऐसे होता है, या लेकिन हो सकता है कि 14 सवाल अगर दिए या 10 सवाल दिए तो उसमें से एक पूरा सवाल 5 नंबर का आ जाए कि मैनेजमेंट लिखें। तो बच्चे, मैनेजमेंट आपने जब भी लिखनी है तो उसको जनरल मैनेजमेंट लाजमी लिखनी है कि जनरल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। जनरल मैनेजमेंट में आप बस, हर बच्चा, जब भी मैंने जनरल मैनेजमेंट देखी है किसी बच्चे की, तो उसने यही लिखा होता है कि ड्रिप चढ़ाएंगे, ड्रिप लगाएंगे, फ्लूइड देंगे, ड्रिप चढ़ाएंगे। भाई, जनरल मैनेजमेंट के अंदर आपने ये भी तो लिखना है कि हम उसे मॉनिटर करेंगे, उसका बीपी देखेंगे, उसका हार्ट रेट देखेंगे, उसका सैचुरेशन देखेंगे, उसका टेम्परेचर देखेंगे। जितनी भी वाइटल मॉनिटरिंग होती है, तो ये भी आप तो जनरल मैनेजमेंट में डालेंगे ना। उसके अलावा फिर आप लिखते हैं कि रिससिटेट करेंगे हम उसको फ्लूइड के साथ, उसको कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, जैसे इसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा बच्चे आप ये देखें कि पेरिटोनाइटिस के पेशेंट्स के अंदर, और खास तौर पे अपेंडिक्स, जितने भी पेशेंट बच्चे जो इमरजेंसी में हमें प्रेजेंट करते हैं ना एब्डोमेन की कंप्लेंट के साथ, हम उनको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब और फॉलिस कैथीटर लाजमी डालते हैं। तो अगर आप एक छोटी सी लाइन बीच में लिखते हैं, बड़े बड़े किस्से कहानियां नहीं चाहिए पेपर में, ये मैं बता दूं। पेपर्स बच्चों के मैं देखता हूं, मुझे पता चल जाता है उन्होंने क्या लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कसीदे लिख के आते हैं, जनरल मैनेजमेंट पे पूरा सवाल लिख दिया है, और जो उसकी स्पेसिफिक मैनेजमेंट थी वो सिफर एक भी आप लोगों को नहीं आती। मैं ओवरऑल बच्चों की बात कर रहा हूँ, आप लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। तो ये मेरा बताने का पर्पज है कि जनरल मैनेजमेंट को आप ऐसे प्रेजेंट करें 4-5 लाइनों में कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि भाई इसको पता है, लेकिन उसी पे शुरू नहीं हो जाना। उसके बाद बच्चे, पेन के ऊपर आपने लाजमी 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 आपने हाईलाइट करना है कि पेन मैनेजमेंट जो है किसी भी कंडीशन के अंदर आपने लाजमी जनरल मैनेजमेंट में उसको डालना है। और ऑपरेटिव ट्रीटमेंट जो है बच्चे, वो सिर्फ कॉज पे डिपेंड करता है कि हमने कब करना है और कब नहीं करना। ठीक है, अभी मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा कि हम वो कब करते हैं कब नहीं, अभी मैं आप लोग को आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो पेरिटोनियल लिवाज जो है, आपने ये याद रखना है, पेरिटोनाइटिस का एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रीटमेंट है जिसको हम पेरिटोनियल वॉश भी कहते हैं, पेरिटोनियल लिवाज। इसके अंदर हम पूरे का पूरा जो एब्डोमेन होता है उसको धोते हैं, लिटरली धोते हैं, जैसे आप लोग अपनी गाड़ियां धोते हैं या अपने कपड़े धोते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको वाइवा के लिए, नंबर 2 आपको क्लिनिकल लाइफ के लिए, और नंबर 3 आपको रिटर्न के लिए, तीनों के लिए आ सकता है, आता है। इवन वाइवा में तो ये आता ही आता है। तो बच्चे ये देखिए कि पेरिटोनाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस दो तरह की होती हैं, एक होती है लोकलाइज्ड जिनको हम कहते हैं एब्डोमिनल, दूसरी होती है सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस। एब्डोमिनल कॉम्प्लिकेशंस में बच्चे आती है पैरालिटिक आइलियस। पैरालिटिक आइलियस के अंदर बेसिकली आपकी गट की मोटिलिटी जो होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इट इज बेसिकली पैरालाइज्ड। लेकिन पैरालाइज्ड का लफ्ज तो हम अक्सर औकात नर्व्स के लिए यूज करते हैं कि जब आपकी नर्व्स की ट्रांजैक्शन हो जाए या नर्व्स काम ना कर रही हो। लेकिन यहाँ पे पैरालिटिक आइलियस से मुराद ये है कि एक बंदा जिसको पेरिटोनाइटिस हुआ है उसकी गट की मोटिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। और अक्सर औकात हम लोग इसको सूडो ऑब्स्ट्रक्शन भी कहते हैं। बच्चों, सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन में ये होता है, कभी भी इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो जो खाना पीना आपने खाया वो आगे की तरफ नहीं जा सकता, यानी कि आपको कॉन्स्टिपेशन होती है एब्सोल्यूट। लेकिन
सूडो ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन या कोई आपको पत्थर, कोई रुकी हुई चीज़ वहाँ पे नहीं मिली, लेकिन फिर भी आपको स्टूल या फ्लोटस पास नहीं हो रहा, तो इसको हम सूडो ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं और इसकी कॉमन एग्जांपल पैरालिटिक आइलियस है। आप जब उस बंदे से पूछेंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदे को पेरिटोनाइटिस हो चुका है और आपने उसको मेडिसिन भी दे दी है, देखिए कॉम्प्लिकेशन का यही मतलब है कि देखिए कॉम्प्लिकेशन दोनों तरह से हो सकती है, या तो मेडिसिन देने से पहले भी हो सकती है और मेडिसिन देने के बाद भी हो सकती है। तो पैरालिटिक आइलियस की हिस्ट्री पे आपको वो यही कहेगा कि नहीं डॉक्टर साहब, ना मैंने हवा खारिज किया है, ना मुझे बड़ा पखाना आया है। अच्छा, उसके बाद बच्चे देखें कि रिकरेंट एक्सेस होने का चांस होता है, पोर्टल पाइमिया। अच्छा, एक बात ये बताऊं बच्चे, पोर्टल पाइमिया को मैं बहुत ज्यादा ये देखें हाईलाइट कर रहा हूं ताकि ये हमारी आंखों के अंदर घुस जाए और समा जाए बिल्कुल, क्योंकि ये बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि व्हाट इज पोर्टल पाइमिया। बच्चे पोर्टल पाई देखिए, ईमिया का वर्ड जब भी आता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज ब्लड के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है। जैसे हम कहते हैं बैक्टीरियमिया है, तो बैक्टीरियमिया का मतलब है कि कोई बैक्टीरिया ब्लड के अंदर फ्लो कर रहा है, एंट्रेंस हो चुकी है उसकी। सेप्टिसिमिया का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया अब ऑर्गन्स में जाके मैनिफेस्टेशन दे रहा है, ऑर्गन की डिजीज करवा रहा है। बिल्कुल इसी तरह बच्चे, पाइमिया का मतलब है कि कोई पस फॉर्मिंग चीज जो है वो आपके ब्लड में एंटर हो चुकी है। तो पेरिटोनाइटिस के केसेस के अंदर बच्चे पोर्टल वेन के अंदर, क्योंकि पोर्टल वेन की जो ड्रेनेज होती है उसने अपना सारे का सारा जो मटेरियल है, रेजिडुअल है, जितना भी फूड इनटेक है, उसको उठाना उसने जीआईटी से। तो जीआईटी के अंदर तो ढेरों ढेर फ्लोरा पड़ा हुआ है जो कि नॉर्मल कमेंसल है, लेकिन पेरिटोनाइटिस में वो आपको हार्म भी कर सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो ही कॉज हो पेरिटोनाइटिस की। तो पोर्टल पाइमिया और लिवर एब्सेस एक बहुत नोटोरियस और बुरी कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस की। ठीक है, अगर एक बंदा आपको प्रेजेंट करता है पेरिटोनाइटिस के साथ और साथ ही साथ अगर आपको उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा डिले मिलता है, जैसे वो कहता है कि 18 घंटे हो गए हैं और मुझे पेट में दर्द है, वैसे तो इतना मतलब अगर इतना ज्यादा 18 घंटे खैर अलाउड है इतना वक्फा होना, लेकिन इतना तो हमारे जनरल हॉस्पिटल में पेशेंट को प्रिपेयर करने में ही लग जाता है। लेकिन मैं छोटी सी मिसाल ये दे रहा हूँ कि इतना वक्फा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर देखें गांव से लोग आए हैं, दूर से आए हैं, नहीं पता उनको इस चीज का कि ये हार्मफुल या लीथल हो सकती है, लाइफ टेकिंग हो सकती है, तो पोर्टल पाइमिया के साथ आपको वो ये भी फिर कहेगा, मतलब पोर्टल पाइमिया की वजह से उसको वो आपको ये भी कह सकता है कि डॉक्टर साहब मेरी दाएं तरफ पसलियों के नीचे भी शदीद तकलीफ हो रही है। तो पसलियों के नीचे जब उसको तकलीफ हो रही है तो आपने मजाक नहीं समझना कि ये तो बस उसका पेट का दर्द ही है, नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे कि उसको पोर्टल पाइमिया और लिवर एब्सेस डेवलप करे। एब्सेस डेवलप करने में कितना टाइम लगता है, बैक्टीरिया तो यूं यूं एब्सेस बनाते हैं। और इसके अलावा बच्चे एडिशनल स्मॉल बाउल डिजीज या ऑब्स्ट्रक्शन, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका हैंडी पॉइंट भी लिखवाया है। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस में आए तो बच्चे ये देखें, दो तो वही हो गई जो मैंने आपको भी लिखवाई है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम और मल्टी ऑर्गन डिसफेलियर डिसफंक्शन सिंड्रोम, मॉड्स और सार्स। इसके अलावा बैक्टीरियमिया और एंडोटॉक्सिक शॉक भी आप कह सकते हैं, और डेथ। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेरिटोनाइटिस आप लोगों को लाजमी बच्चे याद होनी चाहिए। अब मैं आप लोगों को लेके आता हूं कि बाइल पेरिटोनाइटिस की कॉजेस क्या होती हैं। सबसे पहले तो बच्चे आपको ये बता दूं कि बाइल पेरिटोनाइटिस एक अनकॉमन पेरिटोनाइटिस है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये बता दूं कि बाइल पेरिटोनाइटिस के मुतालिक आप जब भी मतलब वाइवा के अंदर, इवन हमारे जब हाउस जॉब में भी राउंड होते थे तो एचओडी या कोई भी राउंड करने वाले सीनियर टीचर ये पूछते कि बाइल पेरिटोनाइटिस क्यों होता है, तो हम लोगों को बिल्कुल मतलब नहीं आता होता था। हम लोग यही कहते थे कि बस गॉल ब्लैडर फट गया। ओ भाई, गॉल ब्लैडर फट गया ये तो एक आम बंदा जो कि लेमैन होता है ये तो वो कहेगा, आप तो ये नहीं कह सकते ना फट गया टूट गया। नो, यू आर गोइंग टू से परफोरेटेड कोलिसिस्टाइटिस। नंबर 2 पे चार, अच्छा पहले चार इंपॉर्टेंट कॉजेस क्या है, परफोरेटेड कोलिसिस्टाइटिस। नंबर 2 पे पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी, एक बंदे का गॉल ब्लैडर आपने रिमूव किया है ड्यू टू सम कॉज जो आपको पता थी एज अ क्लिनिशियन। जैसे अक्सर लोग आते हैं गॉल ब्लैडर मतलब जिनका हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, तो उनके बाद ये हो सकता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो कॉज आती है वो आती है फॉलोइंग अदर ऑपरेशन या प्रोसीजर, यानी कि प्राइमरी ऑपरेशन जो था वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने का नहीं था, लेकिन फिर भी ये डेवलप हो गया। और चौथी चीज है लिवर ट्रॉमा। तो कम ये चार मेन हेडिंग्स आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। अगर आपको दरमियान वाली नहीं भी आती
तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात आप लोगों को कहूँगा कि पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी वाली जो कॉज़ है, इसके अंदर आप लोगों को कम से कम ये पहली वाली कॉज़ लाज़मी आनी चाहिए कि जब हम लोग गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं ना बच्चे, तो जो सिस्टिक डक्ट वहाँ पे बचता है, उसका हम लोग एक स्टंप बना देते हैं, उसको हम सील कर देते हैं, क्योंकि उसकी रूट तो वहाँ की वहाँ ही रहेगी। अब उसको अगर हम निकालने बैठे, अल्लाह ना करे, ऐसे हम करते ही नहीं है पहली बात। अगर निकालने बैठे तो बच्चे पूरा का पूरा लिवर हम तो डैमेज कर दें, तो उसकी स्टंप बना के वहाँ पे छोड़ देते हैं। अगर वो स्टंप आपने ठीक नहीं बनाई, तो बिलियरी पेरिटोनाइटिस वहाँ से हो सकता है, बाइल लीक कर सकता है। और अभी मैंने आपको बताया कि बाइल लीकेज इज अ कॉज ऑफ केमिकल पेरिटोनाइटिस। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि अदर ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स का अंदर आता है, ये आप टेंशन ना भी करें, बस इसके अंदर अगर करना है तो सिर्फ ये कर लें। अगर किसी को इंटरेस्ट है याद करने में तो ये कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। आजकल क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इसकी वजह से हो जाता है। परक्यूटेनियसली प्लेस्ड बिलियरी ड्रेन, अक्सर औकात हम लोग बिलियरी ड्रेन्स रखते हैं बाइल को ड्रेन करने के लिए पोस्ट ऑपरेटिवली भी, तो आप उसकी वजह से बिलियरी पेरिटोनाइटिस हो सकता है। उसके बाद बच्चे आप लोग आ जाएँ ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस पे। ट्यूबरकुलस पहली बात तो ये है कि बच्चे मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह ताला ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा टॉपिक है जो कि फाइनल ईयर के 4 पेपर्स में और पूरी ज़िंदगी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला। ट्यूबरकुलोसिस की जो जीआईटी की सिम्पटम्स होती हैं, जो जीआईटी में उसकी डिज़ीज़ फॉर्म्स होती हैं, वो इनसफिशिएंट है, वो बेले में अच्छी नहीं दी हुई। अगर बेले में अच्छी नहीं दी हुई तो फिर आप सोचें डोगर का क्या हाल होगा, वहाँ पे तो कुछ होगा ही नहीं। और मैं मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, अच्छी बुक से, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला अलग से करवाऊँगा, मुझे पहले ये लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएँ तो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे ये बताऊँगा कि ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस की एक खास बात ये है कि एक्यूट फॉर्म में तो ये प्रेजेंट कर ही सकता है, लेकिन ये क्रॉनिक फॉर्म्स में भी प्रेजेंट करता है कि एक बंदे को बहुत लंबा बिलियरी वो पेरिटोनाइटिस जो है ट्यूबरकुलस वो चलता रहे। दूसरी बात बच्चे आपको पता है कि जब भी टीबी का पेशेंट होगा तो उसके अंदर आप स्वेटिंग की हिस्ट्री, नाइट स्वेट्स की, मैलेज की, लेथार्जी की, वेट लॉस की हिस्ट्री तो लेंगे ही लेंगे, साथ आप कफ वगैरह की भी लेंगे। लेकिन एब्डोमिनल टीबी तो है, तो उसके अंदर तो आप कफ पे नहीं जा सकते ना, तो इसीलिए आपको वेट लॉस और स्वेट को कभी भी नहीं भूलना। बच्चे ये मेरी बात याद रखिएगा, अभी अपने पल्लू से बांध लें, ये वाली बात नोट कर लें इसको, कि कभी भी किसी सिनेरियो के अंदर मैलेज, स्वेट और वेट लॉस का जिक्र आया हो, तो आपने दो चीजों के बारे में अपने एग्जाम्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाजमी सोचना है। नंबर वन टीबी एंड नंबर टू कैंसर। मैं सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि हर इन्फ्लेमेटरी डिजीज में तो वेट लॉस नहीं होता ना, तो टीबी का कैरेक्टरिस्टिक है और साथ ही साथ कैंसर का वेट लॉस कैरेक्टरिस्टिक होता है। ये दो चीजें बच्चे आपने लाजमी सोचनी है किसी भी सिनेरियो को आंसर करने से पहले। दूसरी बात बच्चे आप ये देखें कि एसाइटिस हो सकती है बंदे को, ठीक है। एसाइटिस का मतलब क्या होता है? प्लूरल एफ्यूजन, ये पेरिटोनियल एफ्यूजन बेसिकली, सॉरी प्लूरल नहीं, पेरिटोनियल एफ्यूजन जो है बेसिकली वो एसाइटिस है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि कैजिएटिंग, और याद रखिएगा कि ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस में जब भी एसाइटिस होगी तो वो एक्सुडेटिव होगी। तो नंबर वन कॉज एक्सुडेटिव एसाइटिस की मैलिग्नेंसी है। नंबर टू पे इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन जो आता है वो टीबी आता है, और नंबर टू पे फिर पायोजेनिक इन्फेक्शन आते हैं जो कि न्यूट्रोफिलिक इन्फेक्शन होते हैं। उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि आपको पेरिटोनियम में मिलेगा क्या? कैजिएटिंग पेरिटोनियल नोड्यूल्स मिलेंगे, ठीक है। और आप देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे का पेरिटोनियम ओपन, एब्डोमेन ओपन करते हैं और वहां पे आपको केशियस व्हाइट कलर के चॉकी व्हाइट नोड्यूल्स मिलते हैं, तो आपने फौरन ये नहीं कह देना कि इसको मेटास्टेटिक कैंसर है, कोई कोई कैंसर आके यहाँ पे लगा है, नहीं भाई। उसको ये फैट नेक्रोसिस भी तो हो सकता है पैंक्रियास, मतलब फैट नेक्रोसिस भी हो सकता है पैंक्रियास का, और दूसरी बात ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है उसको, ठीक है। इसके अलावा बच्चे इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है वो ऑब्वियसली कॉमनली प्रेजेंट करती है। तो ट्यूबरकुलस टीबी की जो भी डिजीज होगी, चाहे वो इंटेस्टिनल टीबी होगी, ये अक्सर बच्चे गलती करते होते हैं कि क्रॉस में अगर क्वेश्चन आए ना कि एक बंदे को पॉट्स डिजीज है यानी कि स्पाइन का टीबी है, तो इसका ट्रीटमेंट लिखें, तो पता नहीं वो निराली चीजें लिखाते हैं। बच्चे टीबी किसी भी जगह का हो, चाहे वो एब्डोमेन का हो, चाहे वो लंग्स का हो, चाहे वो स्पाइन का हो, चाहे वो आपकी किडनी का हो, जिस चीज का भी टीबी होगा उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स होंगी आपकी। उसके अंदर टॉप नॉच ड्रग्स कौन सी आती हैं? आइसोनिएज़ेड, रिफेम्पिन, पैरादीनामाइड, इथैम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। और दूसरी बात बच्चे आप लोग ये याद रखिएगा कि जो अक्सर औकात ऐसे भी होता है कि आपको अगर कोई स्पेसिफिक मतलब दिया है, फॉर एग्जांपल लंग्स के अलावा कोई किसी और चीज का टीबी दिया है,
तो ऐसा हो सकता है कि आपको कहा जाए कि मतलब उसके अंदर आप कोई और ड्रग ऐड कर दें, जैसे कोई स्टेरॉइड देने की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ। लेकिन मेरे बात करने का पर्पज़ ये था कि बेसिक ट्रीटमेंट जो है उसका, वो एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स ही रहेंगी। चलो, उसके बाद बच्चे अब आप लोग आ जाओ कि पेल्विक एब्सेसेस या एब्डोमिनल एब्सेसेस के कॉमन फीचर्स क्या होते हैं। बच्चे अलर्ट रहिएगा, जो डायग्नोस्टिक पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आखिर में आप लोगों ने क्विज़ भी सॉल्व करना है। सो बी अलर्ट हियर। सिम्पटम्स एंड साइंस। बच्चे सिम्पटम्स को पहले हम डिस्कस करते हैं कि एब्डोमिनल या पेल्विक एब्सेसिस के पेशेंट्स में मैलेज और लेथार्जी रहता है। अब होता क्यों है? बच्चे देखें, सबसे पहली बात ये कि जब भी हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, खास तौर पे पाकिस्तान में, और फिर पाकिस्तान से भी ज़्यादा खास तौर पे वो डॉक्टर्स जो कि केयरलेस होते हैं। बच्चे, आप लोगों के लिए बहुत सख्त किस्म की ये एडवाइस है। देखें, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। आई डोंट नो एनी, मतलब मुझे आप लोगों के बारे में नहीं पता कि आप लोग क्या करते हैं, हर बंदे को अपना पता है। लेकिन wearing an OT kit outside the OT and then going into the OT with that OT kit is a criminal act. बच्चे, आप लोग क्यों पेशेंट की डेथ की वजह बनते हैं या पेशेंट की मुसीबत की वजह बनते हैं? हाँ, अगर आपको ओटी किट पहनने का इतना शौक है, तो आप बाहर कोई और ओटी किट पहने और हॉस्पिटल के लिए अलग बैग में अलग ओटी किट रखें और वहां पे जाके चेंज करें। खुदा का वास्ता है, मरीजों के दुश्मन मत बने। बच्चे, कल को कोई मरीज मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे बहन और मेरा भाई भी हो सकता है, और आपका बहन भाई और अम्मी अब्बू भी हो सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट वेयर ओटी किट्स आउटसाइड दैट, और अगर पहननी है तो फिर अंदर जाके आप लोग दूसरी पहने, ठीक है? अच्छा, तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बात मैंने शुरू क्यों की? शुरू इसलिए की बच्चे, कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग ऑपरेट करते हैं पेशेंट को, तो वो बहुत एक ओपन एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग छींके भी मार रहे होते हैं, सर्जन एक दूसरे को पेटों पे पोक भी कर रहे होते हैं, हंस भी रहे होते हैं, और एक दूसरे को कह रहे होते हैं नाश्ते में क्या खाना है। ऐसी एनवायरनमेंट, गंदी एनवायरनमेंट के अंदर पेशेंट के ओपन एब्डोमेन में इंफेक्शन जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। जब वो बेचारा ऑपरेट होने के बाद वार्ड में आता है, तो डॉक्टर्स हम ही बूथा लेके खड़े होते हैं उसके सामने और देखते हैं कि हाय, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? ऑपरेशन तो मैंने सही किया था। वो इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि तुमने उसको 100 जरासीम दिए थे। तो बच्चे, बी केयरफुल अबाउट इट, कि ये जो पेल्विक एब्सेसेस हैं और एब्डोमिनल एब्सेसेस हैं, ये रह जाती हैं, और इनके बैक्टीरिया इसी वजह से अंदर पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं कर रहे होते। अगर बच्चे आप लोग ध्यान नहीं कर रहे होते और गप्पे-शप्पे लगानी है और खाना-पीना करना है ओटी के अंदर, तो आप लोग ओटी आए ही ना। कम से कम किसी की डेथ का बायस तो ना बने ना। दूसरा सिम्पटम बच्चे इसका ये है एनोरेक्सिया और वेट लॉस। अब आप लोग ये देखें कि कॉमनली एक्सेसिस के साथ वेट लॉस एसोसिएटेड नहीं होता, कॉमनली नहीं होता, लेकिन पेल्विक और एब्डोमिनल एक्सेसिस के साथ वेट लॉस भी एसोसिएटेड है। तो अब आप लोग तीन चीजें सोचेंगे पोस्ट ऑप पेशेंट के अंदर वेट लॉस की कॉज। आप लोग सोचेंगे एक्सेस, और नॉर्मली जब भी आपको वेट लॉस आएगा तो आप लोग दो कॉजेस सोचेंगे, टीबी और कैंसर। इसके अलावा स्वेट्स हो सकते हैं, राइगर्स हो सकते हैं, एब्डोमिनल या पेल्विक पेन हो सकता है, और सिम्टम्स हो सकते हैं लोकल इरिटेशन के। अब जैसे आप देखें कि शोल्डर टिप पेन हो सकता है, इसके अलावा हिकअप्स हो सकती हैं, सबफ्रेनिक अगर एब्सेस हो तो। क्यों? क्योंकि आपकी नर्व्स की इरिटेशन हो सकती है। दूसरा बच्चे, आप देखें कि डायरिया और म्यूकस के साथ प्रेजेंटेशन हो सकती है, अगर आपकी म्यूकस सॉरी पेल्विक एब्सेस है। और नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है, वो तो मैंने आपको बताया कि कभी भी हो सकता है। लेकिन बच्चे, ये चीज इसने बहुत खूबसूरती से यहाँ पे हाईलाइट किया, प्लीज इसको नोट कीजिए। ये देखिए, मैंने इसको इतना हाईलाइट किया कि ये हमारी आंखों में घुस जाए। ये क्या है? एनी अपर एब्डोमिनल। क्या ये क्यों लिखा है इसने? बच्चे याद रखिएगा कि पेरिटोनिया पेरिटोनाइटिस के अंदर भी नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है, लेकिन नोजिया और वॉमिटिंग ज्यादा से ज्यादा अपर जीआईटी के साथ एसोसिएटेड है कंपेयर टू योर लोअर जीआईटी। तो अपर अपर एब्डोमेन की जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं उसके अंदर नोजिया और वॉमिटिंग हो जाता है। अब आप आ जाए बच्चे साइंस के ऊपर। तो साइंस में क्या है कि इंक्रीज टेम्परेचर और पल्स आपको मिल सकता है, पल्स रेट मतलब। दूसरी बच्चे चीज एक होती है स्विंगिंग पायरेक्सिया। स्विंगिंग पायरेक्सिया का बच्चे बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको, अच्छा इसको ना दो तीन तरीके से बताया गया है। एक तो ये कहा गया है कि मतलब स्विंगिंग पायरेक्सिया का मतलब ये है कि फीवर ऊपर जाता है और नीचे आता है। दूसरा ये कहा गया है कि ऊपर की ही रेंजेस में मतलब होगा ज्यादा ही, लेकिन 104 102 104 102। तो मिसाल इस बात को देने का मतलब है, ये याद रखिए कि जब भी आपके सिनेरियो में स्विंगिंग पायरेक्सिया का वर्ड आए,
So you are going to think about intra-abdominal and peritoneal recesses, abscesses, सॉरी, ठीक है, abscesses के बारे में लाजमी सोचना है। उसके बाद बच्चे लोकलाइज्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस, और इसके साथ आपको मैस भी मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि आपको मैस मिले। यही तो मसला है। मसला ये है कि जब पेशेंट आता है ना वार्ड के अंदर, तो उसका जब हम लोग पीआर करते हैं या उसका एग्जामिनेशन करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या वैसे ही एब्डोमिनल करते हैं, तो हमें उसके अंदर कोई मैस नहीं मिलता बहुत बड़ा, जिसकी वजह से हम लोग ये सोचते रह जाते हैं हाई इसको क्या हुआ है, हाई इसको क्या हुआ है, इसलिए कि उसके अंदर पेल्विक एब्सेस मौजूद है लेकिन वो छोटी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पेल्विक एब्सेसेस और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेसेस जो होती हैं ये बहुत रेडिली पिक नहीं हो सकती। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि इनकी कॉमन साइट्स कौन कौन सी होती हैं। सब फ्रेनिक यानी कि आपके डायफ्राम के नीचे यानी कि लिवर के सामने भी हो सकती है, वो सब बैटक भी होगी। पैराकॉलिक गटर्स में राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे हो सकती है। उसके बाद राइट आइलिक फोसा में, क्योंकि अपेंडिक्स से भी रिलेटेड है, और फोर्थ नंबर पे पेल्विक में। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे बताता चलूं बच्चे, आपके सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मैं देखें इंपॉर्टेंट सब हैं, सारे के सारे हैं, जो आपके एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन योर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन जिसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको टिप्स पे आने चाहिए कि इस जगह पे किस किस चीज का इंफेक्शन हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, दैट इज योर राइट आइलिक फोसा। याद रखिएगा ये बात आपको काम आएगी, इसको नोट कर लीजिए कि राइट आइलिक फोसा के जो आपके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं ये आपने नहीं भूलने। ये एक और डायग्राम दिखाई हुई है जिसके अंदर इसने एक्सेसेस की लोकेशंस को हाईलाइट किया हुआ है। मैं इसको डिटेल में स्टडी नहीं करूंगा। इफ एनीवन ऑफ यू वांट्स टू टेक द पिक्चर ऑफ दिस, तो बेले में भी दी हुई है, यहाँ पे भी पिक्चर लेना चाहते हैं तो बेशक ले लें। तो ये अभी इतना हमारा फोकस नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी स्पेसेस दिखाई हैं। अच्छा, अब हम आते हैं बच्चे एसाइटिस के ऊपर। तो दो तरह की एसाइटिस हैं, कॉजेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, ट्रांसुडेटिव टाइप, एक्सुडेटिव टाइप। और ये बच्चे मेडिसिन का, पीड्स का और सर्जरी का कॉमन क्वेश्चन है। एसआईटीज या तो कहीं ना कहीं आपको सिनेरियो में आएगा या फिर आपको एमसीक्यू में आएगा या वाइवा में आएगा। एसआईटीज के बगैर आपकी छुट्टी नहीं होने वाली फाइनल ईयर से, मैं बता दूं। तो अच्छे तरीके से कोई दो दो तीन तीन कॉजेज और इनके फीचर याद कर लो कि कुछ ना कुछ सुनाने के काबिल हो जाओ, और कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए। ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई कि प्रोटीन कंपोनेंट और सेलुलर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी तो इनके कोई 12-13 डिफरेंसेस हैं जो कि मतलब मैंने खुद भी नोट किए हुए थे, लेकिन अभी हम लोग क्योंकि थर्ड ईयर में नहीं है, आप लोग थर्ड ईयर में नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोज, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब आपका टाइम गुजर चुका है, अब आप लोगों को याद होना चाहिए। चलो, अब यहाँ पे देखो बच्चे कि ट्रांसुडेट्स के अंदर आपको 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज मिलती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का कंटेंट अगर ब्लड में लो है तो इसका मतलब है कि ब्लड का ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। जब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो ब्लड वेसल के अंदर कम रिटेन होगा और कैविटीज के अंदर और टिश्यू में, इंटरस्टिशियम में ज्यादा फैलेगा। तो वो कौन सी कंडीशंस है बच्चे, याद रखिएगा कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मॉल न्यूट्रिशन जो है ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है ट्रांसुडेटिव एसाइटिस की। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को गोश्त खाने को नहीं मिलता तो मॉल न्यूट्रिशन हो जाती है, प्रोटीन लूजिंग एंटीरोपैथीज के पेशेंट में भी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स के अंदर भी। इसके अलावा सेंट्रल वीनस प्रेशर अगर हाई हो, जैसे कंजस्टिव हार्ट फेलियर में होता है, और पोर्टल हाइपरटेंशन जैसे सिरोसिस में होती है। उसके बाद बच्चे अगर आप एक्सुडेट्स के ऊपर आए तो मैंने आपको यह बताया कि एक्सुडेट्स में पेरिटोनियल मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। बटकायरी सिंड्रोम हो सकता है, और बटकायरी सिंड्रोम में हिपैटिक वेन्स का थ्रोम्बोसिस हो जाता है। और आपको यह पता होना चाहिए कि बटकायरी सिंड्रोम के मुतालिक ये एमसीक्यू अक्सर आया करता है, फोर्थ ईयर की पैथो में भी आया करता था कि इट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पॉलीसाइथीमिया, या फिर आप ये कह लें कि विस्कोसिटी, हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम जो होते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी जिसमें बढ़ती है उसके साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद और बच्चे याद रखिएगा कि बुटकायरी सिंड्रोम की कॉमन जो कॉज है वो पॉलीसाइथीमिया है, वो थ्रोम्बोसिस नहीं है। मार्क माय वर्ड्स, नोट कर लीजिए इस बात को। बच्चे हर जगह थ्रोम्बोसिस 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 लगा के बैठे होते हैं, नो। रॉबिन्स की लाइन है ये कि बटकायरी सिंड्रोम की कॉमन कॉज पॉलीसाइथेमिया है और सेकंड नंबर पे थ्रोम्बोसिस है। उसके बाद बच्चे पैंक्रियाटिक एसाइटिस भी हो सकती है, काइलस का मतलब है लिम्फेटिक फ्लूइड वाली भी हो सकती है, और मीक सिंड्रोम।
मीक सिंड्रोम बच्चे आप लोग इंशाल्लाह ताला गायनी के अंदर पढ़ेंगे, और फाइब्रोमा ऑफ ओवरी के साथ कॉमनली एसोसिएटेड ये होता है। चलो जी, अब बच्चे ये मैंने सिर्फ पिक्चर इसलिए ली है कि आप लोगों को, बल्कि मुझे नहीं पता मैंने पिक्चर किस लिए लिया है, ऐसे ही ले ली है। अच्छा चलो, उसके बाद बच्चे अब आप लोग आ जाओ मेसेंटेरिक सिस्ट्स के ऊपर। मेसेंटेरिक सिस्ट जो होती हैं बच्चे मोस्ट कॉमनली अडल्ट्स के अंदर होती हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका कॉमन पेशेंट जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में होता है वो फीमेल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन ये बता दूं कि मेसेंटेरिक सिस्ट जो है इट इज अ रेयर डिजीज। अगर कभी ये प्रेजेंट करेगी तो फीमेल्स इसमें कॉमन होती हैं, लेकिन मेल में भी हो सकता है, लेकिन ये है रेयर डिजीज। उसके बाद आपको ये पता होने चाहिए कि जो आपके वो होते हैं यंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके अंदर इसके तकरीबन 33.3% केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बच्चे आप लोग ये देखें, ये जिस जिस चीज के लिए मैंने ये सब खोला है वो ये है। इस 2 साल पहले हमारे प्रॉफ का ये एमसीक्यू भी आया था, जिसमें उसने दिया था कि एक बंदा है जिसके पेट में पेनलेस एब्डोमिनल स्वेलिंग है और वो फ्रीली मूवेबल है एट राइट एंगल टू द अटैचमेंट ऑफ मेसेंट्री। तो उसने ये नहीं लिखा था कि ये टेलॉक्सिस साइन है। तो कुछ लोग इसको टेलॉक्स भी पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको टेलॉक्सिस भी पढ़ते हैं। आपका जो दिल करता है पढ़े, प्रॉपर नाउन है, जिस तरह दिल करना है पढ़े। तो ये देखें कि टेलॉक्सिस साउंड में ये साइन में बेसिकली होता क्या है, डायग्राम दिखा दूं क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल मेसेंट्री की अटैचमेंट है, फॉर एग्जांपल क्या मेसेंट्री की अटैचमेंट होती ही है, ये मेसेंट्री की अटैचमेंट है, ठीक है। ड्यूडेनोजेनिनल फ्लेक्सर से लेके आप लोगों को किसी को चैट बॉक्स के अंदर मुझे जल्दी से बताइए मेसेंट्री की अटैचमेंट क्या होती है, जल्दी जल्दी बी क्विक। मुझे जो जल्दी आंसर करेगा आई नोट हिम हर। मेसेंट्री की अटैचमेंट बच्चे नॉर्मली क्या होती है मुझे वो बताएं। अटैचमेंट जो है मेसेंट्री की, उसके राइट एंगल पे अगर आप उस मैस को मूव करेंगे तो मेसेंटेरिक सिस्ट जो है वो एक डायग्नोस्टिक पॉइंट है, मतलब उसका ये वाला साइन। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये देखिए ये आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल तो होती है बच्चे, दो एग्जैक्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिस जगह पे लगती है। हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। चलो बस अब तुम लोग अब चलो बस दो बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। इन दोनों ने आंसर किया, जिन्होंने आंसर नहीं किया वो अब आंसर ना करें क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, अब उनका आंसर नहीं एंटरटेन होगा। चलो मैं बता देता हूँ, ड्यूडेनोजेनिनल फ्लेक्शन से लेके राइट सैक्रोइलियक जॉइंट तक इसकी अटैचमेंट होती है बच्चे। ये वाली बात आप लोगों ने याद रखनी है, राइट सैक्रोइलियक जॉइंट तक। चलो वेरी गुड, अली इमरान एंड बुशरा जहूर, अच्छा हम लोगों ने आंसर तो किया। ये देखो बच्चे कि ये मेसेंट्री की अटैचमेंट है, तो इसके राइट एंगल पे ये मेसेंटेरिक सिस्ट जो है ये मूव कर सकती है। अब ये देखें कि टेलॉक्सिस साइन भी हमने कर लिया। अदर प्रेजेंटेशंस क्या हैं? अदर प्रेजेंटेशंस आर विद ये मैं रीड कर रहा हूं आपके लिए, प्लीज इसको देखिए कि मैं क्यों रीड कर रहा हूं, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात लिखी है। अदर प्रेजेंटेशंस आर विद रिकरेंट अटैक्स ऑफ एब्डोमिनल पेन विद और विदाउट वॉमिटिंग। रिकरेंट अटैक्स हो सकते हैं बच्चे पेन के साथ, एब्डोमिनल पेन के विद और विदाउट वॉमिटिंग, ठीक है। और एक्यूट एब्डोमिनल कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है, क्यों? क्योंकि सिस्ट की टॉर्शन भी हो सकती है, मेसेंट्री के उस पोर्शन की टॉर्शन हो सकती है जहां पे सिस्ट है, क्योंकि सिस्ट की वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्रिएट होता है, तो वो टॉर्शन अंडरगो कर सकती है। इसके अलावा सिस्ट रप्चर भी हो सकती है, सिस्ट का हेमरेज भी हो सकता है, और सिस्ट का इन्फेक्शन भी हो सकता है। हमारे इस लेक्चर का टाइम ओवर होता है, मैं लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आओ फिर छुट्टी मिलेगी। चलो।